वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा क्लास, आज की तारीख में जो मैं आपके पास आया हूँ वो एक ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ आया हूँ जो कि यूजुअली कॉन्सेप्ट ये थियोरेटिकल एग्जाम्स के अंदर ज़्यादा जो है वो होता है, चेक होता है। और आने वाले कुछ 5 से 8 मिनट के अंदर हम इस पूरे सवाल को सॉल्व करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से फिक्स बजट फ्लेक्सिबल बजट के अंदर कन्वर्ट होता है और क्या इंपॉर्टेंस है फ्लेक्सिबल बजट की। अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो फिक्स फ्लेक्सिबल और फ्लेक्स बजट के ऊपर नहीं देखा तो मैं आपको जरूर कहूंगा कि यूट्यूब पे जाके फिक्स फ्लेक्स और फ्लेक्सिबल बजट के ऊपर वीडियो देख लें। थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं सर, थोड़ी सी स्पीड मेरी रहेगी, आपका टाइम कीमती है, इसलिए थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ कि व्हाट इज फिक्स फ्लेक्सिबल एंड फ्लेक्स बजट। देखिए, ये जो बजट आपके सामने है, इसका हम थोड़ा सा सवाल पढ़ते हैं। एबीसी मैन्युफैक्चर्स अ सिंगल प्रोडक्ट बाय द नेम ऑफ ईडन रॉक। ईडन रॉक सर क्या है? ईडन रॉक एक प्रोडक्ट का नाम है, ये मेरी प्रोडक्ट है, इसलिए जो है वो मैं इसको लेकर चल रहा हूँ। द ईडन रॉक बजटेड रिजल्ट्स एंड द एक्चुअल रिजल्ट्स आर बीइंग शोन बिलो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये आपके सामने एक बजटेड, एक ऑर्गेनाइजेशन ने, एबीसी ने एक बजट दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू द ईडन रॉक प्रोडक्ट कि हम 7,500 यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। ये जो है वो यूनिट्स हैं, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि ये यूनिट्स हैं और ये यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, ये इनका कहना है। 7,500 यूनिट्स हम पूरे साल में प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और 75,000 की हमारी जो है वो रेवेन्यू होगा, सेल होगी। इस पे मैं ऊपर जो है वो डॉलर का साइन भी दे देता हूँ, ठीक है। ये भी जो है वो करेंसी के अंदर है, ठीक है। तो बात ये करना चाह रहा है ये कि ये 7,500 यूनिट्स ये हाजी साहब जो है वो प्रोड्यूस करेंगे और 75,000 की इनकी सेल होगी। डायरेक्ट मटेरियल 22,500 का होगा, डायरेक्ट लेबर 15,000 का होगा, प्रोडक्शन ओवरहेड्स जो है वो 22,500 के होंगे, एडमिन ओवरहेड्स 10,000 के होंगे। और इस तरीके से ये जो है ये टोटल कॉस्ट जो है वो इनके सामने 70,000 की आएगी। और बजटेड प्रॉफिट जो है वो कह रहे हैं कि भाई हमारा 5,000 का बजटेड प्रॉफिट होगा। ये सिंपल सिंपल एक बजट होता है जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कुछ नोट्स गिवन है हमारे पास, नोट्स को भी देख लेते हैं। नोट्स में सबसे पहला जो नोट है वो कहता है कि डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर आर वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, मेक श्योर करिएगा आपके एग्जाम में जिस भी तरह का सवाल आएगा वो थ्योरेटिकल और इंटरप्रिटेशन के साथ मिक्स्ड होगा। मेरा पूरा ये कोशिश होगी कि मैं आपको इसमें थ्योरी ना सिखाऊं, सॉरी, इसमें मैं आपको कैलकुलेशन ना सिखाऊं, क्योंकि जो लोग कॉस्टिंग पढ़ चुके हैं इनके लिए ये कैलकुलेशन बड़ी आसान है। हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे इसके ऊपर, हम इसके ऊपर इंटरप्रिटेशन करेंगे और आखिरी में एक रिकंसिलिएशन भी बनाएंगे। आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस पूरे सवाल के अंदर वो है इंटरप्रिटेशन थ्योरी, और थ्योरी आपको आनी चाहिए। तो हम इसके ऊपर थ्योरी पे बात करेंगे, लेकिन थ्योरी से पहले अ लिटिल बिट कैलकुलेशन इज रिक्वायर्ड। ये कहता है भाई डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर जो है ना ये वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब एज जैसे जैसे यूनिट ऊपर जाते रहेंगे कॉस्ट जो है वो ऊपर से नीचे होती रहेगी। वेरिएबल कॉस्ट हमें पता है कि आउटपुट के लेवल के बढ़ने से या यूनिट के लेवल के बढ़ने से आपकी कॉस्ट जो है वो ऊपर नीचे जाती है। दूसरी बात करते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड इज अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि ये जो प्रोडक्शन ओवरहेड है ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। इसका मतलब ये है कि इस कॉस्ट के अंदर जो है वो कुछ फिक्स कॉस्ट शामिल होगी और कुछ वेरिएबल कॉस्ट शामिल होगी जो कि यूनिट के हिसाब से ऊपर नीचे होगी। आगे कहता है द बजटेड कॉस्ट फॉर एन एक्टिविटी लेवल ऑफ 10,000 यूनिट बीइंग 25,000। इसका मतलब ये है कि वो कहता है कि भाई एक्टिविटी लेवल हमने 10,000 यूनिट्स की जो है वो हमारी जो कॉस्ट होगी वो 25,000 होगी। और इसके अंदर कुछ वेरिएबल है कुछ फिक्स्ड है, तो हम इसमें से वेरिएबल कॉस्ट भी कैलकुलेट करेंगे। और वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट जो हम करेंगे वो एज पर यूनिट होगी, और फिक्स कॉस्ट को भी हम इसके अंदर से फिक्स कॉस्ट को भी निकालेंगे कि फिक्स कॉस्ट कैसे निकलती है। बाकी कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इज अ फिक्स कॉस्ट, यानी कि वो ये कहता है कि भाई जितने भी यूनिट प्रोड्यूस होंगे ये जो है ना ये फिक्स कॉस्ट ही रहेगी। डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर जितने यूनिट बढ़ेंगे उसके हिसाब से कॉस्ट बढ़ती रहेगी। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जितने भी होंगे, यानी कि यूनिट के हिसाब से कॉस्ट ऊपर नीचे नहीं होगी, ये यूनिट के हिसाब से कॉस्ट फिक्स रहेगी। सेलिंग प्राइस आर द कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ सेल्स, यानी कि जितनी भी सेल होगी सेलिंग प्राइस हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये कांस्टेंट रहेगी। ये हमारी डाटा की थोड़ी बहुत असम्पशन, यानी कि जो नोट था ये हमने देख लिया। अब सवाल ये है सर, ये जो है ना ये बजट है, ये फिक्स बजट हम इसको अज्यूम कर लेते हैं, ये फिक्स बजट है। हमने ये बात करी थी कि सर एक फिक्स बजट होता है, एक फ्लेक्सिबल बजट होता है और एक फ्लेक्स्ड बजट होता है। फ्लेक्सिबल बजट के अंदर हमारे पास जो ये जो एक्टिविटी लेवल्स होते हैं वो एक नहीं होते, मल्टीपल्स होते हैं। चूंकि यहाँ पर एक ही एक्टिविटी लेवल गिवन है 7,500 का, तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये फ्लेक्सिबल नहीं बल्कि फिक्स्ड बजट है, क्योंकि एक ही एक्टिविटी लेवल के ऊपर पूरा डाटा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमें एक अच्छी इंटरप्रिटेशन करने के लिए हम फिक्स को एक्चुअल से कंपेयर नहीं करते। आप अगर आप ये देखें तो अगर मैं ये देखूं कि ये बजट है 7,500 यूनिट में प्रोड्यूस करूंगा, मैंने एक्चुअल में कितने यूनिट प्रोड्यूस करे 8,200। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि कम से कम मैंने 700 यूनिट जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस कर दिए। इसका मतलब यही हुआ। अगर आप ये देखें एक्चुअल आपके पास 81,000 यूनिट की 81,000 का सेल्स रेवेन्यू हुआ है,
जबकि बजट आप देखें तो 75,000 का था। इसका मतलब क्या हुआ कि 6,000 आपने सेल्स ज्यादा जनरेट करी है। सर ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? ये देखने से लग रहा है कि बहुत ही अच्छी बात ये है, इसलिए है क्योंकि $6,000 की सेल आपने ज्यादा प्रोड्यूस करी है, देखने में बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से अगर आप एक्चुअल को इससे कंपेयर करें तो 23,500 का आपने एक्चुअल में कॉस्ट इनकर करी है ऑन दी डायरेक्ट मटेरियल, जबकि आपकी थी 22,500, यानी कि 1000 जो है वो डॉलर की आपने $1000 कि आपने ज्यादा जो है वो डायरेक्ट मटेरियल पे लगाई है। सर ये अच्छी बात नहीं है, इसको हम एडवर्स कहेंगे। ये जो है ये फेवरेबल है, ये क्या है, ये एडवर्स है, यानी कि जाहिर सी बात है आपने ज्यादा लगाया। इसी तरीके से अगर आप देखें 15,500 आपने लगा जबकि लगाने थे 500, ये भी एडवर्स है। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। इसी तरीके से आपको लगाने थे 22,500, आपने लगाए 22,800, ये भी एडवर्स हो गया, ये भी समझ में आ गया। सर ओवरहेड्स आपने 10,000 लगाने थे, लगाए आपने 11,000, हजार ज्यादा लगाई, ये भी एडवर्स हो गया, ये भी समझ में आ गया। इसी तरीके से टोटल कॉस्ट आपको 70,000 की लगानी थी, आपने लगाई 72,800 की, ये भी एडवर्स हो गया, ये भी समझ में आया। और ओवरऑल हमें प्रॉफिट दिखा रहा है कि भाईजान 5,000 यूनिट, 5,000 का आपको प्रॉफिट होना चाहिए था, लेकिन आपको हुआ कितना, 8,200 का। तो ये एक फेवरेबल प्रॉफिट था। सर बाकी सब पूरा एडवर्स है, तो प्रॉफिट फेवरेबल इसलिए निकल आया क्योंकि सेल्स रेवेन्यू थी वो फेवरेबल थी। सेल्स रेवेन्यू फेवरेबल होने की वजह से आपका प्रॉफिट जो है वो 3200 का फेवरेबल निकला है। सर ये बहुत ही अच्छी बात है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, देखिए बात पता है क्या, बात ये है कि ये जो रिजल्ट है ना, ये मिसलीडिंग रिजल्ट है। ये मिसलीडिंग रिजल्ट पता है क्यों है? क्यों? क्योंकि देखिए देखने में क्या लग रहा है, देखने में लग रहा है सर जबरदस्त आपने जो है ना वो 81,000 यूनिट का सेल आपने करा, 6,000 यूनिट्स आपने ज्यादा कर दिया, जबरदस्त हो गया। बाकी सब एडवर्स हो गया ना, इसको सब छोड़ें आप ये देखिए कि अल्टीमेट प्रॉफिट क्या है, 3200 का आप फेवरेबल, आपका जो है वो फेवरेबल प्रॉफिट आ गया, जबरदस्त हो गया। अब आपने सर इसमें क्या कारस्तानियां करनी है, आप क्यों इसको जो है वो तंग कर रहे हैं? इसलिए तंग कर रहे हैं क्योंकि ये मिसलीडिंग रिजल्ट है फॉर द मैनेजमेंट, एंड अल्टीमेटली इट विल लीड टूवर्ड्स अ रॉन्ग डिसीजन मेकिंग। देखिए ये एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू मेक इट पब्लिक, हम इसको पब्लिक तो करने वाले हैं नहीं, चाहे हम पब्लिक लिस्टेड कंपनी ही क्यों ना हो, बट वी आर नॉट गोइंग टू मेक इट पब्लिक। इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर अस टू मेक द जो हमारी जो कॉस्टिंग है या जो मैनेजमेंट अकाउंट है, इसको हम पब्लिक करें, हम पब्लिक नहीं कर सकते इसको। तो सर इंटरनली हमें क्या प्रॉब्लम है, इंटरनली हम इसकी बेसिस के ऊपर कुछ डिसीजन मेकिंग गलत ले सकते हैं, क्योंकि ये मिसलीडिंग है, ये मिसलीड कर रहा है हमें, ये हमें कंफर्ट जोन में डाल देगा कि जबरदस्त 3200 का प्रॉफिट है डॉलर का। अब आप सुकून से बैठ जाओ, यू डोंट नीड टू कंसिडर ईच एंड एवरी कॉस्ट, और आप मजे से बैठ जाओ, सेल्स आपका जबरदस्त है, आपने 75,000 का क्या होता है, 81,000 रुपए आप पहुंचे, कंफर्ट जोन में भेज देगा। जब कंफर्ट जोन में चलेगा तो तबाही है। तो ये मिसलीडिंग रिजल्ट है, इस मिसलीडिंग रिजल्ट को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे और हम देखेंगे कि एक अच्छा इन्फॉर्म्ड रिजल्ट क्या है। ये मिसलीडिंग रिजल्ट पे हम जान छोड़ेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम फ्लेक्स बजट क्रिएट करेंगे। सर ये क्या चीज होती है? फ्लेक्स बजट क्या करेगा, सबसे पहली बात तो हम इसको लाइक विथ लाइक कंपेयर करेंगे और हम फ्लेक्स बजट क्रिएट करेंगे। फ्लेक्स बजट का मतलब ये है कि देखें हमारी एक्टिविटी लेवल जो है वो 8200 है, यानी कि हमने एक्चुअल जो सेल्स की है उसका जो लेवल है वो 8200 है, ठीक है। हमने बजट किया था 7,500 से। अब सवाल ये है ना कि ये पूरी का पूरा कंपैरिजन लाइक विद लाइक रहा ही नहीं, क्योंकि हम एक्चुअल यूनिट हमने प्रोड्यूस करी 8,200 की, जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं उस डेटा से जिसके एक्चुअल रिजल्ट कितनी है, 7,500। अगर आप थोड़ा सा नोट करें, मैं आपको थोड़ा सा एनोटेट करके भी दिखाता हूँ। ये सारा जो आपने प्रोड्यूस किया है ना भाईजान, ये 8200 के हिसाब से डाटा है, जबकि आप इसको कंपेयर कर रहे हैं उस डाटा से जिसका एक्टिविटी लेवल 7,500 से। तो यार आप मुझे एक बात बताओ ना, ये तो लाइक विद लाइक कंपैरिजन ही नहीं हुआ, ये तो लाइक विद लाइक कंपैरिजन ही नहीं हुआ। मुझे एक ऐसा बजट बनाकर दो, मुझे एक ऐसा बजट बनाकर दो जिसका जिसका डाटा जो है ना वो 8,200 पर हो। मुझे एक ऐसा बजट बनाकर दो जिसका डाटा 8,200 यानी कि एक्चुअल पे वो बजट बना हुआ हो। अगर मेरे पास एक्चुअल पे बजट आ जाएगा जिसको मैं एक्चुअल से कंपेयर करूंगा, तो जो वेरिएंस निकलेगा तो बात बनेगी ना। सोचे ना आप सेब को सेब से कंपेयर करेंगे, मौसम्बी को मौसम्बी से कंपेयर करेंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि सेब को मौसम्बी से कंपेयर करके कह रहे हैं यार जबरदस्त मीठा है। भाई सेब तो जाहिर सी बात है, उसको अगर आप सेब से कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा कि मिठास कम है या ज्यादा है। सेब को आप किसी ऑरेंज से कंपेयर थोड़ी कर सकते हैं। तो ये याद रखिएगा कि मुझे एक ऐसा बजट बना के दो जिसमें मैंने क्या किया, मैंने एक्टिविटी लेवल एक्चुअल की उठाई और अजम्पशन जो है वो बजट की उठाई। बात समझिएगा, अगर मैं फ्लेक्स बजट क्रिएट करने लगा हूं तो फ्लेक्स बजट का मतलब ये है कि जो एक्टिविटी लेवल है, जो एक्टिविटी लेवल है वो उठाओ एक्चुअल की, और जो अजम्पशंस है, जो भी मेरी अजम्पशंस है, माफी चाहता हूँ आप लोगों को राइटिंग समझ में नहीं आ रही, कि जो मेरी अजम्पशन है वो होंगी बजट की। ऐसे बजट को हम कहते हैं
ऐसे बजट को हम कहते हैं फ्लेक्स बजट, यानी कि हमने एक्चुअल लेवल को देखकर अपने बजट को रिवाइज किया, फ्लेक्स्ड किया और एक नया बजट क्रिएट किया बेस्ड ऑन द करंट एक्टिविटी लेवल। करंट एक्टिविटी लेवल, इसको हम फ्लेक्स बजट कहते हैं। सर ये बात समझ में आ गई? अब जरा देखिएगा कि मैं फ्लेक्स बजट क्रिएट कैसे करता हूं। देखिए आपके सामने सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक काम ये करेंगे कि भाईजान ये सेल्स रेवेन्यू है 75,000 का, ठीक है सर, ये हम यहाँ पे लिख देते हैं सेल्स रेवेन्यू, बल्कि यहाँ पे लिख देते हैं सेल्स रेवेन्यू, ठीक है, सेल्स रेवेन्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से डायरेक्ट मटेरियल यहाँ पे लिख लेते हैं, इसी तरीके से डायरेक्ट लेबर, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, और आपके सामने पूरा ये लिखा हुआ आ गया जैसे इट इज लिखा हुआ है। अब आप जरा देखें कि सेल्स रेवेन्यू को मैं एक्चुअल लेवल पे, अच्छा हमारा एक्चुअल लेवल जो है वो है 8,200, ठीक है ना। अब आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले हम 75,000 को लेंगे, इसको डिवाइड करेंगे किसमें से, 7,500 से, और उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 8,200 से। इसका मतलब क्या हुआ, मेरा फ्लेक्स बजट बन गया 82,000 का। ये जरा बात समझने की कोशिश करिएगा। सेम केस में डायरेक्ट मटेरियल के साथ करूंगा, इसको मैं करूंगा, इसको उठाऊंगा, इसको डिवाइड करूंगा और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 8200 से, तो ये मेरे पास 24,600 का फ्लेक्स बजट क्रिएट हुआ। हमारे पास 22,500 पे, 22,500 तो 7,500 पे था, लेकिन अब हमने क्या किया, हमने इनको डिवाइड करा, पर यूनिट निकाला और मल्टीप्लाई कर दिया एक्चुअल लेवल से, तो हमारे पास एक फ्लेक्स बजट निकला। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल लेवल से इसलिए किया, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या थे, ये दोनों क्या थे, ये दोनों थे डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर वेरिएबल कॉस्ट थे, इसलिए मैंने इनको एक्चुअल लेवल से किया, अदरवाइज मैं इनको ना करता। इसी तरीके से सर डायरेक्ट लेबर भी वेरिएबल कॉस्ट है। आप क्या करेंगे, आप इसको जो है वो डिवाइड करेंगे, इसको आप डिवाइड करेंगे बजट से, आप पर यूनिट का रेट निकालेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो 16,400 ये निकल गया। प्रोडक्शन ओवरहेड्स को मैं 1 मिनट के लिए छोड़ देता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स पे आता हूँ। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स आर फिक्स्ड। इसका मतलब क्या हुआ सर, कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसको मैं ले लूंगा 10,000, इसलिए होशियारी नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि ये एक्टिविटी लेवल से हो ही नहीं रहा, ये इसका कोई लेना देना नहीं है। अब हमारे पास आ गया प्रोडक्शन ओवरहेड्स। प्रोडक्शन ओवरहेड को भी देख लेते हैं। 1 मिनट के लिए मैं इसको सम भी कर देता हूँ प्रोडक्शन ओवरहेड की जगह, तो अगर मैं इसको सम भी कर देता हूँ तो मेरे पास 1,33,000 की कॉस्ट आ गई। इसको मैं इसी के उस पर लिख देता हूँ ताकि इसमें भी मसला ना हो। 1 मिनट से 1 मिनट जो है वो मुझे देंगे, तो ये आ गया 1,39,000 की कॉस्ट। इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड भी कर देता हूँ, उसको इटैलिक भी कर देता हूँ, ताकि हमारे पास वो हो जाए। और एक तरफ के लिए हम प्रॉफिट भी निकाल लेते हैं, और कि इसको हमने माइनस कर दिया इसके ऊपर से एक्सेल में से, तो ये हमारे पास प्रॉफिट निकल आया। सर ये ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने माइनस की जगह इज इक्वल टू लगा दिया, मैंने प्रॉफिट कर दिया। 51,000 का हमारे पास प्रॉफिट नहीं बल्कि हमारे पास लॉस आ रहा है। एक दफा फिर चेक कर लेते हैं, 82,000 में से मैंने माइनस कर दिया, अच्छा ठीक है, लॉस आ रहा है 51,000 का, ठीक है सर। अब आ जाए जरा प्रोडक्शन ओवरहेड से। अच्छा इसको हम यहाँ पर एक एक्चुअल भी ले लेते हैं, हम जो है वो इसका जो एक्चुअल भी ले लेते हैं, कि एक्चुअल हमारे पास अब क्या है, एक्चुअल हमारे पास ये तो 82,000 ही था, 8200 ही एक्चुअल में हुआ है यूनिट लेवल पे, ठीक है। सेल्स रेवेन्यू का हम क्या करेंगे, सेल्स रेवेन्यू का हम एज इट इज, ये पूरा ही चूंकि एक्चुअल है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करके इसको मैं यहाँ कर देता हूँ पूरा पेस्ट, तो ये पूरा का पूरा एक्चुअल पे आ गया। और इसी तरीके से एक्चुअल पे आपका प्रॉफिट भी निकल आएगा, हम प्रॉफिट भी निकाल लेते हैं। इसको मैं इसमें से माइनस कर दूंगा और ये 7,200 में से माइनस कर दूंगा, तो 3,200 का मेरे पास, 8,200 का मेरे पास प्रॉफिट आ गया, ठीक है जी। और इसी तरीके से हम यहाँ पे इसका वेरिएंस भी निकाल लेते हैं। अगर आपको मैं वेरिएंस बताऊं तो हम इसका वेरिएंस भी निकाल लेते हैं, ठीक है जी। आपके सामने जो है वो मैंने वेरिएंस भी कैलकुलेट कर दिया, टाइम सेव के लिए मैंने पूरा का पूरा वेरिएंस भी यहाँ पर कैलकुलेट करके दे दिया। अब हम प्रोडक्शन ओवरहेड्स हमारा रहा, उसमें हम आते हैं, लेकिन 1 मिनट के लिए आप जरा सा ये चीज नोट करें जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जो बजट आपको 6,000 फेवरेबल देके गुमराह कर रहा था, उसी बजट ने आपको सेल्स रेवेन्यू 1,000 एडवर्स देकर हैरान कौन भी कर दिया। सर ये क्या किया, ये क्या हुआ, पहले तो आप बता रहे थे भाई 81,000 एक्चुअल, ये देखिए 81,000 एक्चुअल, यहाँ पे भी 81,000 एक्चुअल, लेकिन बजट चेंज हो गया। बजट आप 82,000 पे आ गए, यहाँ पे 75,000 था। बजट 82,000 में इसलिए आ गया क्योंकि मैंने इसको एक्चुअल लेवल से इनकॉर्पोरेट कर दिया, इसको एक्चुअल लेवल से फ्लेक्स कर दिया, रिवाइज कर दिया, तो जो चीज फेवरेबल आ रही थी वो एडवर्स आना शुरू हो गई। ये है शॉकिंग न्यूज। अब आप फ्लेक्स बजट आपको बहुत ज्यादा रियलिटी के करीब लेकर आ जाता है, आपको फैंटेसी से दूर रखता है, आपको प्रैक्टिकल चीजों की तरफ लेकर आपको 1,000 उसने नेगेटिव कर दिया। एक रिजल्ट तो ये। दूसरी चीज आप देखिए, फ्लेक्स बजट के बेनिफिट्स आपको नजर आना शुरू हो गए होंगे। आप ये देखिए 1,100 रुपए का
ये 1000 रुपए एडवर्स बता रहा था, इसने 1100 रुपए फेवरेबल करना शुरू कर दिया। भाईजान आपके 23,500 24,600 लगने थे, आपने 23,500 लगाए। ये देखिए 500 एडवर्स था, इसने 900 आपको फेवरेबल कर दिया। ये भी फेवरेबल है, ये भी फेवरेबल है। हम प्रोडक्शन ओवरहेड्स हमने काम नहीं किया तो इसको भी हम छोड़ देते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स आपका 1000 एडवर्स था, इसने 1000 एडवर्स ही रखा। क्यों? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स को एक्चुअल लेवल ऑफ यूनिट्स का कोई लेना देना ही नहीं है, तो हमने उसका भी 1000 एडवर्स रखा और इसका भी 1000 एडवर्स हुआ, इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये याद रखिएगा कि अगर आप ये देखें तो फ्लेक्स बजट आपको कितना प्रैक्टिकल से करीब लेकर आ जाता है। अब हम क्या करेंगे सर, हम जरा सा इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, किसको, ताकि हमारा जो है वो ये भी खत्म हो जाए। प्रोडक्शन ओवरहेड्स को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अब जरा देखिए प्रोडक्शन ओवरहेड कैलकुलेट किस तरीके से होगी। प्रोडक्शन ओवरहेड कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि हमारे पास जो है वो वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितनी है। तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे वेरिएबल पीओ सीयू, वेरिएबल प्रोडक्शन, सॉरी, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स पर यूनिट। ठीक है जी। तो वेरिएबल ओवरहेड प्रोडक्शन पर यूनिट हमने निकालने के लिए हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले तो ये काम करना है कि एग्जामिनर हमें क्या कह रहा है। एग्जामिनर कहता है कि भाईजान आपके पास जो है ना वो 25,000 का तो आपके पास एक कॉस्ट पड़ी हुई है, ठीक है, इसमें से आप माइनस कर दें 22,500। सर ये माइनस कहाँ से होगा, ये माइनस होगा यहाँ से। मैंने 22,000 जो मेरा लेवल है, 25,000 जो मुझे कह रहा है कि आपकी 10,000 यूनिट पे 25,000 बैठेगी, तो इसमें से मैंने 22,500 माइनस कर दी। उसमें जब जो मेरे पास आंसर आया वो आया 2500, ठीक है। इसी तरीके से जो आपके लेवल है, यानी कि जो एक्टिविटी लेवल है, उसको भी हम माइनस कर देते हैं। उसको भी माइनस करना जरूरी है। उसको माइनस करना इसलिए जरूरी है, क्यों? क्योंकि हमें फिक्स्ड और वेरिएबल के अंदर फर्क लगना है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने 25,000 में से, सॉरी, हमारे पास जो एक्टिविटी लेवल है 10,000 में से हमने माइनस कर दिया कितना, 7,500। ये हमने माइनस कर दिया। जब हमने माइनस करा तो हमारे पास आंसर आ गया 2500। ठीक है जी। ये हमारे पास 2500 का भी आंसर आ गया, और जी ये हमारे पास एक्टिविटी लेवल भी आ गई, और ये हमारे पास जो है ना वो भी आ गया कि आपके पास एक्टिविटी लेवल क्या। अब हम प्रोडक्शन वेरिएबल ओवरहेड्स प्रोडक्शन पर यूनिट कैसे निकालेंगे, कि हम क्या करेंगे, हम इसको कर देंगे डिवाइड बाई दिस। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास जो वेरिएबल कॉस्ट आ गई पर यूनिट, जो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आ गई पर यूनिट, वो कितनी आ गई, $1। यानी कि $1 पर यूनिट जो है वो आपकी ऐसी कॉस्ट है जो कि आपकी इसके अंदर छुपी हुई है। तो हमने क्या किया, हमने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 1 निकाल ली। अब इसका बड़ा आसान तरीका ये है कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, इस 1 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे, एक्चुअल लेवल ऑफ यूनिट से, 8200 से, तो मेरे पास 8200 का वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकल आया, जो कि इनबिल्ट है। सर किसके अंदर इनबिल्ट है, ये 22,500 के अंदर जो इनबिल्ट है उसको मैंने निकाल लिया इसमें से, कि भाई 22,500 में से 8,200 जो था वो मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गया। अब अगर मुझे फिक्स कॉस्ट निकालना हो, क्योंकि प्रोडक्शन ओवरहेड्स के अंदर कुछ फिक्स्ड है और कुछ वेरिएबल है, अगर मुझे फिक्स कॉस्ट निकालनी हो, फिक्स ओवरहेड कॉस्ट निकालने हो, तो फिक्स ओवरहेड कॉस्ट निकालना बड़ा आसान काम है। फिक्स ओवरहेड कॉस्ट में से मैं क्या करूंगा, इस 22,500 में से, इस 22,500 में से मैं माइनस कर दूंगा। मैं क्या माइनस करूंगा, मैं, बल्कि मैं आपको और आसान तरीका बताता हूं, 7,500, ये जो 7,500 है, इस 7,500 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, इस 1 पर यूनिट से। ठीक है, तो मेरे पास 7,500 आ गया। और फिर मैंने क्या करना है, मैंने इस 22,500 में से माइनस कर देना है क्या, 7,500 रुपए। तो मेरे पास जो आंसर आ गया फिक्स कॉस्ट, वो आ गई 15,000। अब अगर मैं इसको पूरे को बजट लूंगा, पूरे को अगर मैं बजट करूंगा कि मेरे पास है क्या, तो मैं इस 15,000 में प्लस कर दूंगा इस 8200 को, तो मेरे पास 23,200 रुपए प्रोडक्शन ओवरहेड की मद में आ गए, जो कि मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। मैं कैलकुलेशन के ऊपर और ज्यादा टेक्निकलिटीज के ऊपर इसलिए ध्यान नहीं दे रहा हूँ, चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे इंटरप्रिटेशन के ऊपर ध्यान देनी है। तो ये 23,200 की कॉस्ट यहाँ पर आ गई,
और इसको जब मैंने अपने बजट से कंपेयर करा, एक्चुअल से कंपेयर करा, तो आप ये देखें कि मेरे पास 400 का फेवरेबल, 400 का मेरे पास फेवरेबल रिजल्ट निकल आया, जो कि 300 का एडवर्स था। मैं फिर कह रहा हूं, मैं कैलकुलेशन के ऊपर इसलिए ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं क्योंकि कैलकुलेशन बहरहाल हम क्लास में भी कर लेंगे और आपको आती भी होंगी। मैं सिर्फ और सिर्फ इस पे फोकस करना चाहता हूं कि हम इंटरप्रिटेशन इसकी क्या निकलेगी। ये 400 यहाँ पर नेगेटिव आ गया, और इसी तरीके से हमारे पास इसका जो प्रॉफिट है वो भी हम कैलकुलेट करके लिख लेते हैं। अब आप अगर इसको जरा देखेंगे तो हमने क्या करा है, हमने इसको, इसका प्रॉफिट भी निकाल ली है और इसका हमने बजटेड प्रॉफिट भी निकाल लिया। अब अगर आप जरा, मैं आपको जरा समझाऊं एनोटेशन के जरिए, जो चीज 3200 की फेवरेबल आ रही थी एक्चुअल से कंपेयर करने के बाद और फिक्स बजट से कंपेयर करने के बाद, अब वो कन्वर्ट हो गई है 400 पे। यानी कि 400 आपका फेवरेबल है, 3200 नहीं है। इसी तरीके से जो चीज आपकी एडवर्स आ रही थी टोटल कॉस्ट की, 2800 एडवर्स आ रही थी, वो अब आपकी फेवरेबल में कन्वर्ट हो चुकी है 1400 की। तो ये कुछ अब रिजल्ट जो है ना, ये मिसलीडिंग नहीं है। ये मिसलीडिंग इसलिए नहीं है, क्यों? क्योंकि आप इसको ये देखें कि इसके अंदर हमने एक्चुअल लेवल को इनकॉर्पोरेट करा। सेकंड नंबर पर अगर आप ये देखें तो जो आपकी टोटल कॉस्ट का जो वेरिएंस 2800 जो इसका सम अप है, आप अगर आप देखें टोटल कॉस्ट का जो वेरिएंस का, तो वो 2000 एडवर्स आ रहा था, जबकि 1400 फेवरेबल आ चुका है। इसी तरीके से जो प्रॉफिट 3200 फेवरेबल आ रहा था, अब सिर्फ 400 का प्रॉफिट फेवरेबल आया है। तो ये याद रखिएगा कि फ्लेक्स बजट जो है वो बजट को रिवाइज भी करता है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो आपको रियलिटी के करीब भी लेकर आ जाता है। अब यहाँ पर एक और चीज नोट करिएगा, एक और चीज नोट करनी आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। वो क्या चीज है? वो ये चीज है कि एक होता है सेल्स का वॉल्यूम वेरिएंस, आप सबको पता होगा। एक होता है सेल्स का प्राइस वेरिएंस, ठीक है? एक होता है सेल्स का वॉल्यूम वेरिएंस, एक होता है सेल्स का प्राइस वेरिएंस। देखिए, फ्लेक्स बजट ने वॉल्यूम वेरिएंस तो खत्म कर दिया। फ्लेक्स बजट ने वॉल्यूम वेरिएंस खत्म कर दिया। क्यों खत्म कर दिया? क्योंकि उसने तो एक्चुअल लेवल को इनकॉर्पोरेट कर दिया, तो वॉल्यूम वेरिएंस तो खत्म हो गया। इसका मतलब ये है कि ये जो आपके पास 1000 का जो एडवर्स आ रहा है, ये किधर गया? ये रहा। ये प्योरली किसका है? प्राइस वेरिएंस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने जो एक्चुअल में जो यूनिट की जो प्राइस रखी है ना, वो बजट से कम रखी है। इसको हम वेरीफाई भी कर लेते हैं। वेरीफाई करें अगर हम, तो आप ये देखें कि हमारी जो एक्चुअल थी वो 81,000 की थी, और हमने जो एक्चुअल लेवल यूनिट्स बेचे वो 8200 के बेचे। इसका मतलब क्या हुआ? आपने एक यूनिट 9.87 का बेचा, जबकि बजटेड कितना था? अगर आप बजटेड उठा के देखें यहाँ से, तो बजटेड अगर आप उठा के देखेंगे तो 75,000 को अगर मैं डिवाइड कर दूं कितने से, 7500 से, तो आपका 10। बजट कहता है कि आपको $10 पर यूनिट बेचने हैं, आपने बेचे 9.8, तो प्राइस वेरिएंस तो भाईजान ऑटोमेटिकली आ गया। आपको बात समझ में आ रही है? ये प्राइस वेरिएंस आपको ऑटोमेटिकली आ गया, तो वॉल्यूम वेरिएंस तो फ्लेक्स बजट वैसे ही खत्म कर देता है। अब थोड़ी सी हम और इंटरप्रिटेशन के ऊपर बात करते हैं। आपको कैलकुलेशन तो समझ में आ गई। पहली इंटरप्रिटेशन तो ये है कि फ्लेक्स बजट हैज गिवन यू मोर रियलिस्टिक व्यू, मोर प्रैक्टिकल व्यू, मोर व्यू दैट इज वेरी मच क्लोज टू द एक्चुअल। तो ये फ्लेक्स बजट की इंपॉर्टेंस आपको पता चल गई। दूसरी बात अगर मैं इंटरप्रिटेशन करूं, तो जो मैंने आपको दूसरी बात बताई है कि वॉल्यूम वेरिएंस जो है वो फ्लेक्स बजट खत्म कर देता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एडवर्स वेरिएंस निकला, ये सिर्फ प्राइस की वजह से निकला, जिसको हमने वेरीफाई भी कर लिया। ये दूसरी इंटरप्रिटेशन है। अब जरा तीसरी इंटरप्रिटेशन पर आते हैं और उसको समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, समझने की कोशिश ये करिएगा कि ये बिल्कुल पॉसिबल है कि बजट था 7,500 यूनिट का बेचना, ठीक है? हमने बेच दिए कितने? 8200 यूनिट, ठीक है? तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि 7,500 यूनिट जो है अगर हम बेचते तो हम $10 पर यूनिट पे बेचते। लेकिन चूंकि हम 8200 यूनिट बेच चुके हैं हम, तो ये देयर आर पॉसिबिलिटीज कि जो ये एडिशनल 700 यूनिट हमने बेचे, उसके लिए हमें थोड़ी सी प्राइस $10 से गिरानी पड़ रही है। ये बिल्कुल पॉसिबल है कि ऑर्गेनाइजेशन को 700 यूनिट्स ऊपर जाने के लिए $10 से प्राइस गिरानी पड़े। तो हो सकता है कि अगर हम ये वाली जस्टिफिकेशन दें तो हमारे मैनेजमेंट को कोई इशू ना हो कि चलो यार एडवर्स भले आ गया, एडवर्स भले आ गया, लेकिन हमने 8200 यूनिट, 700 यूनिट मजीद मार्केट में बेच दिए, जिसके लिए हमें $10 गिरानी पड़ी, एक प्राइस वेरिएंस आ गया, लेकिन चलो खैर है,
तो ये जस्टिफिकेशन देना ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट का काम है, और इस तरह की जस्टिफिकेशन पे हो सकता है कि मैनेजमेंट राजी हो जाए कि इस तरह का वेरिएंस भले निकल आया, हमने 700 यूनिट ज्यादा प्रोड्यूस किए, मार्केट में पेनिट्रेशन, स्ट्रेटेजी की वर्ड अगर मैं यूज करूं तो पेनिट्रेशन हमने ज्यादा करी। एक बात तो ये समझने की कोशिश करिएगा। एक तीसरी इंटरप्रिटेशन इसकी है। चौथी इंटरप्रिटेशन, अब आप जरा एक और चीज भी जरा ख्याल रखिएगा और जरा समझिएगा कि चौथी इंटरप्रिटेशन क्या है। चौथी इंटरप्रिटेशन बच्चा तो ये है कि देखिए आपके पास ये जो चीज निकली 1400 फेवरेबल, ये 1400 फेवरेबल है, बिल्कुल सर निकली। ये 1400 फेवरेबल आपके पास निकली ना, इसको आपने इन्वेस्टिगेट करना है, ठीक है। इंटरप्रिटेशन में अगर क्रिटिकल माइंड से, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म जो कि आपके कोर्सेज के अंदर होते हैं ना, अगर आपको एग्जामिनर ने कह दिया कि भाईजान इसको क्रिटिकली इवेल्युएट करो, या प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के जरिए इवेल्युएट करो, या प्रोफेशनल माइंड के जरिए, या इंक्वायरिंग माइंड के जरिए करो, तो आप फेवरेबल देख के खुश नहीं हो जाएंगे, बल्कि आपने थोड़ा सा टॉक शो बनना है, आपने थोड़ा सा क्रिटिकल माइंड रखना है। क्रिटिकल माइंड रखकर आप क्या सोचोगे, सर ये $1400, $1400 फेवरेबल तो है, लेकिन मुझे एक बात बताया जाए कि ये फेवरेबल की रीजन क्या है। क्या सस्ता माल लिया है इस वजह से फेवरेबल है, या तुमने रिसोर्स का इफेक्टिव यूजेज किया इसलिए फेवरेबल है। ये दो चीजें मुझे समझाओ। क्या समझाओ? पहली बात तो ये समझाओ कि ये जो फेवरेबल है, ये तुमने चीप मटेरियल इस्तेमाल किया है इसलिए फेवरेबल है, या तुमने इफेक्टिव यूजेज किया है मटेरियल का। इफेक्टिव यूजेज का मतलब तुम्हारे लेबर ने कोई वेस्टेज नहीं करी, तो ये फेवरेबल है, या मटेरियल के अंदर कोई वेस्टेज या डैमेज नहीं हुआ। अगर चीप मटेरियल इस्तेमाल किया है तो कहीं क्वालिटी तो अफेक्ट नहीं कर दी, कहीं क्वालिटी तो अफेक्ट नहीं कर दी, क्योंकि क्वालिटी अफेक्ट डायरेक्टली हिट करेगी किसको? कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को। और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन अगर इफेक्ट हो गई, तो पोर्टर की जो वैल्यू चेन है वो कहता है कि भाईजान कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गया। आप देखें तो सही कि बजटिंग निकल कर कहां थ्योरी के साथ कनेक्ट कर दी गई है, पोर्टर वैल्यू चेन एनालिसिस में गया। तो ये तुम्हें एग्जामिनर में लिखना होगा, ये तुम्हें एग्जाम में लिखना होगा, दैट इज द एक्चुअल टेस्टिंग ऑफ द बजटिंग। ये इस तरीके से नहीं आएगा कि आप जो है ना वो बस टेक्निकल एनालिसिस करें और आप फारिग हो गए। इसको थ्योरी के साथ कनेक्ट करना है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन अगर गई, तो वैल्यू चेन एनालिसिस के अंदर पोर्टर कहता है कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गया, और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अगर गया तो क्या होगा? तो भाईजान क्या होगा? तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो सॉल्वेंसी फेस करेगी, ठीक है जी। यू विल गो बैंकरप्ट। तो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि यार आपने ये देखना है कि किस तरीके से जो है ना हमारी फेवरेबल पे आंखें बंद करके बैठ नहीं जाना, हमें इफेक्टिव यूजेज निकालना है। ये चौथी इंटरप्रिटेशन हो गई। तो पांचवी इंटरप्रिटेशन तरफ फ्लेक्स बजट को हम थोड़ी सी और इंपॉर्टेंस देते हैं। क्या इंपॉर्टेंस देते हैं जरा समझिएगा। अगर मैं फ्लेक्स ना करता बजट, जरा बात समझिएगा प्लीज, जरा क्रिस्टल क्लियर फोकस चाहिए मुझे इधर, क्रिस्टल क्लियर फोकस। यस क्लास 1 4 यस 2 4 नो, जरा क्रिस्टल क्लियर फोकस। अगर मैं इसको फ्लेक्स ना करता, तो मैं तो सो रहा होता कि जबरदस्त यार 5000 यूनिट की 5000 का प्रॉफिट बजटेड था, और एक्चुअल में 8200 हो गए, 3200 जो है वो जबरदस्त हो गए हैं। अगर मैं ये ना करता, या मैं ये कर लेता कि अच्छा भाई 75,000 का बजट था, 81,000 जो है वो मैंने सेल कर दी, तो 6000 जो है ना वो मेरा फेवरेबल है। कम से कम फ्लेक्स करने से मुझे ये तो पता चला, कम से कम मुझे फ्लेक्स करने से ये तो पता चला कि भाईजान आपका जो 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 ये जो 6000 का जो फेवरेबल निकल रहा है, इसमें प्राइस और वॉल्यूम वेरिएंस का कितना हाथ है। आप सोचें, इसमें प्राइस और वॉल्यूम वेरिएंस का कितना हाथ है। क्यों? क्योंकि ये जो 1000 है ना, ये प्योर प्राइस वेरिएंस है। इसमें वॉल्यूम वेरिएंस तो इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने बजट को तो वॉल्यूम वेरिएंस से एडजस्ट कर दिया। तो इसमें प्योर प्राइस वेरिएंस का हाथ है। अगर मैं फिक्स बजट को फ्लेक्स बजट के अंदर कन्वर्ट नहीं करता, तो मुझे कौन ये बताता कि इस 6000 के अंदर प्राइस कितना और वॉल्यूम कितना। तो एक बात आप फ्लेक्स बजट के हक में ये भी लिख सकते हो कि the arrival of the flex budget that has given the organization a chance to investigate the variance and dig into the variance, कि कौन सा वेरिएंस का पार्ट जो है वो प्राइस वेरिएंस पे और कौन सा वेरिएंस का पार्ट वॉल्यूम पे। सर ये क्यों जरूरत है? इसलिए क्योंकि मैं मेहनत कहाँ करूं, मुझे प्राइस कंट्रोल करने की जरूरत है या मुझे वॉल्यूम बढ़ाने की जरूरत है। तो ये याद रखिएगा कि अगर मैं पोर्टर की कॉस्ट लीडरशिप पर हूं, अगर मैं जो है वो पोर्टर की कॉस्ट लीडरशिप, जेनरिक स्ट्रेटेजी की कॉस्ट लीडरशिप पर हूं, तो मुझे ये जानना जरूरी है कि मेरी इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है वो कब अचीव होगी। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब ये है कि मैं कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस करूंगा जब मेरी जो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट या एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, जिसको हम एफको कहते हैं, वो मेरी मिनिमाइज हो जाएगी। तो इसके लिए मुझे वेरिएंस की डिगिंग और डिपिंग की बहुत जरूरत है। यही बजटिंग का एप्लीकेशन होती है सिनेरियो की बेसिस के ऊपर।
तो ये पांचवी इंटरप्रिटेशन है। इसकी एक और इंटरप्रिटेशन भी मैं अब आपको बताऊं, और हम इसको बस अब जो है ना वो वाइंड अप करने वाले हैं। अब आप जरा एक और चीज भी नोट करिएगा, एक और चीज भी मैं आपको बताऊं। देखिए, ये है फिक्स बजट का प्रॉफिट, ख्याल रखिएगा और जरा समझिएगा। और ये है फ्लेक्स बजट का प्रॉफिट। ठीक है, ये फिक्स बजट का प्रॉफिट है, ये फ्लेक्स बजट का प्रॉफिट है। फिक्स बजट का प्रॉफिट 5,000 है, फ्लेक्स बजट का प्रॉफिट 7,800 है। डिफरेंस कितना आ गया? 2,800। $2,800 का आपको बेनिफिट मिला बजट, फ्लेक्स बजट पे जाने से। क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये 2,800 का जो आपको जो कंट्रीब्यूशन मिला, ये सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम की वजह से मिला? भाई, बजट, फिक्स बजट और फ्लेक्स बजट में जो फर्क है वो सिर्फ वॉल्यूम ही का तो है। तो मैं ये कह सकता हूं ना कि 2,800 का जो मुझे डिफरेंस मिला, ये मुझे वॉल्यूम की वजह से मिला। अगर वॉल्यूम ना होता तो बाकी फर्क क्या है? इसका मतलब क्या हुआ, जरा बात समझिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। इसका मतलब क्या है कि पहले तो इस 2,800 के गेन को मैं कहूंगा क्या? इस 2,800 के गेन को मैं कहता हूं सेल्स वॉल्यूम कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉन्ट्रीब्यूशन वेरिएंस। सेल्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन वेरिएंस। इस 2,800 के गेन को मैं कहूंगा सेल्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन वेरिएंस। क्यों? क्योंकि इस 5,000 और 7,800 में जो मुझे बजट में, जो मुझे प्रॉफिट में जो ज्यादा मिला, वो सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम की वजह से मिला, बाकी कुछ भी नहीं मिला। बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा लगता ही है कि जो एबीसी मैन्युफैक्चर, जो द ईडन रॉक जो प्रोड्यूस कर रही है, इसको मार्केट में पेनिट्रेशन के लिए अगर प्राइस कम भी करनी पड़ जाए तो शायद ये कर जाए। इसलिए क्योंकि इसको फोकस करना है किस पे? वॉल्यूम पे, जो कि लग रहा है डाटा से। इसका मतलब ये हो गया इसका मतलब ये हो गया कि जो अब अगर ये नेक्स्ट बजट भी क्रिएट करती है, तो ये फ्लैक्स बजट इसलिए क्रिएट करेगी, क्यों? क्योंकि ये वॉल्यूम अचीव करने के लिए कुछ भी करेगी। अब वॉल्यूम अचीव करने का मुराद ये है कि पोर्टर ये कहता है कि वॉल्यूम अचीव आपको जब होता है तो आपकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव होती है, उसके बाद फिर आप इकोनॉमीज ऑफ स्कोप भी अचीव करते हैं। इसका मतलब ये है कि द ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी मच कमिटेड एंड एग्रेसिव इन क्रिएटिंग द वॉल्यूम इन द मार्केट, एंड इट माइट नॉट, फॉर एग्जाम्पल, एंड एट द कॉस्ट ऑफ रिड्यूसिंग द प्राइस पर यूनिट। यानी कि पहले प्राइस गिरा दो लेकिन वॉल्यूम जनरेट करो। तो ऑर्गेनाइजेशन को ये देखने की जरूरत है कि अगर वो प्राइस गिरा रही है तो इसका मार्केट में परसेप्शन खराब तो नहीं जा रहा। क्या मार्केट इस तरह के डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर ज्यादातर ये होता है कि जब प्राइस गिराकर आप वॉल्यूम ज्यादा अचीव कर भी लेते हो, तो आपकी जो अल्टीमेट कॉस्ट कंट्रोल है, यानी कि आपका अल्टीमेट कॉस्ट का मतलब ये हो गया कि फॉर एग्जांपल आपने मार्केट में ज्यादा बेच तो दिया, रेवेन्यू तो आपके पास ज्यादा आ गया, इन्वेस्टिगेशन भी हो गई, वेरिएंस भी क्रिएट हो गए, लेकिन ऐसा तो नहीं कि सेल्स रिटर्न आना शुरू हो गई कि भाईजान ये क्या पकड़ा दिया। इसका मतलब ये हो गया कि सामने तो कॉस्ट बचा दी, लेकिन कॉस्ट जो आपके हाथ से निकल गई, वो आपकी कंप्लेन डिपार्टमेंट जो है वो, उसका बजट बढ़ गया। ठीक है, आपका जो दोबारा से जो री इशू करना है आपको प्रोडक्ट, जो सेल्स रिटर्न के बाद दोबारा से आपके री डिलीवर करना है, तो डिलीवरी कॉस्ट बढ़ गई। आपने ये भी दिमाग में रखना है। इसके अलावा आपने ये चीज भी दिमाग में रखनी है कि आपकी जो रेपुटेशन है, रेपुटेशन कॉस्ट तो खराब नहीं हो रही, इसका अल्टीमेटली इंपैक्ट यही होगा कि आपकी सेल फिर गिर जाएगी। मतलब वॉल्यूम बढ़ाने का भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मार्केट के अंदर परसेप्शन बेकार हो गया कि यार ये बेचते तो है लेकिन ये सही नहीं बेचते। तो डिलीवरी कॉस्ट, कंप्लेन कॉस्ट, रेपुटेशन कॉस्ट, ये जितने भी डैमेजिंग कॉस्ट है, ऐसा तो नहीं कि ये कॉस्ट हाथ से बाहर निकल जाए। तो ये भी एक इंटरप्रिटेशन में आप लिख सकते हैं कि वॉल्यूम बढ़ाने के चक्रों में यहाँ नहीं आ जाना। ये पोर्टर कहता है आपकी आफ्टर सेल सर्विस जो है वो अप टू द मार्क और ऑप्टिमाइज रहनी चाहिए। ये दिमाग में आपने बात रखनी जरूरी है। अब सर फाइनली मैं आपको एक और आखिरी चीज बता देता हूँ, जाते आते रिकंसिलिएशन के तौर पर बता देता हूँ कि सर यहाँ से यहाँ तक का सफर रिकंसाइल कर दें, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। सर मैं 5,000 से उठा है, 5,000 से उठा फिक्स बजट से, और एक्चुअल में 8,200 पर आया। ठीक है, यानी कि मैं 5,000 से उठा और एक्चुअल में 8,200 पर आया। तो आप एक काम करें सर, इस फ्लेक्सिबल बजट को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें, और फिक्स बजट से एक्चुअल का जो सफर है ना, इसको आप सर अगर रिकंसाइल करके बता दे तो क्या जबरदस्त बात हो जाएगी। तो हम इसको थोड़ा सा रिकंसाइल कर लेते हैं। जरा इसको यहाँ पे भी देखते हैं कि हमारे सामने जो है वो फिक्स्ड बजट कितना था भाई। फिक्स बजट जो था हमारे पास, फिक्स बजट का जो प्रॉफिट था वो हमारे पास था $5,000। ठीक है, ये सारा चूंकि डॉलर है, तो ये $5,000 में हमारे पास इसका बजट था। ठीक है, और हमारे पास 8,200 तक का हमें सफर करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर मैं इसके अंदर कुछ वेरिएंसेस ऐड कर दूं, कुछ प्लस कर दूं, तो हमारे पास
ये आंसर आ जाना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं सेल्स वॉल्यूम का जो मेरा वेरिएंस है उसको मैं देखता हूँ। सेल्स वॉल्यूम का वेरिएंस मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 7,000 अगर मैं यहीं पे लिख लेते हैं, अगर मैं 7,800 में से मैं माइनस कर दूं आपका 5,000, ठीक है जी, तो मेरे पास 2,800 का एक फेवरेबल जो है वो वेरिएंस आ गया। इसको मैं एफ पे लिख देता हूँ, फेवरेबल। अच्छा, ये आपने कहा सर कि आपने तो जो है ना वो प्रॉफिट में से प्रॉफिट माइनस करा और आप यहाँ पे लिख रहे हैं वॉल्यूम, क्योंकि इस प्रॉफिट में से प्रॉफिट माइनस को कहते ही सेल्स वॉल्यूम की कंट्रीब्यूशन है, इसलिए मैंने सेल्स वॉल्यूम लिखा। अच्छा, दूसरा जो फर्क आया है वो हमारा प्राइस पर आया है, ठीक है। अगर मैं प्राइस को देखूं तो मेरी प्राइस पे जो है, ये तो आपने ऑटोमेटिकली यहाँ से कॉपी करना है। अगर मैं प्राइस को देखूं तो ये कौन सा सेल है, ये 1,000 का एडवर्स है, ठीक है। ये एडवर्स एक इम्पैक्ट निकला। उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट अगर मैं लूं तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मेरे पास निकली है 1100 जो है वो फेवरेबल, ठीक है। इसके आगे मैं फेवरेबल लिख लेता हूँ। अच्छा, अगर मैं लूं डायरेक्ट लेबर, तो डायरेक्ट लेबर की जो मेरी कॉस्ट निकली है बच्चा लोग, वो निकली है 900 फेवरेबल, ठीक है जी, ये यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। अच्छा, उसके बाद जो हमारा प्रोडक्शन ओवरहेड्स है, ठीक है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स है, वो हमने कितना हमारा फेवरेबल निकला है भाई, वो भी 400 फेवरेबल निकला है, इसको भी हम लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं फेवरेबल लिख लेता हूँ। उसके बाद हमारा एडमिन ओवरहेड है, ठीक है, एडमिन ओवरहेड हम ले लेते हैं। तो एडमिन ओवरहेड हमारा निकला है 1,000 एडवर्स, तो ये हम एडवर्स ले लेते हैं। तो ये हमने मैक्सिमम सारे ओवरहेड्स ले लिए, यानी कि हमने जो फिक्स बजट से जर्नी हमारी उठी और हमने एक्चुअल की तरफ जाना है, तो हमने सारी चीजें जो वेरिएंस हमारे पास फ्लेक्स बजट को निकालते वक्त आए थे हमने सारे कर लिए। इसका मतलब ये हो गया कि सर अगर मैं इसको सम अप कर दूं, अगर मैं इसको यहाँ पे ले लेते हैं, अगर मैं इसको सम कर दूं तो मेरे पास जो है वो ओवरऑल अगर हम वेरिएंस निकालें तो मेरे पास 3,200 का वेरिएंस आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर अगर मैं अगर मैं इस 5,000 के अंदर ये 3,000 को ऐड कर दूं तो हमारे पास वही फिगर आ गई जो कि हमारे पास फ्लेक्स बजट की फिगर है। ये 8,200 एज इट इज आके जो है वो इसने इसको मैच कर दिया। ये देखें, तो हमारा यहां से यहां तक का जो सफर था ये पूरे का पूरा क्या हो गया, रिकनसाइल्ड। तो ये याद रखिएगा बच्चा लोग कि अगर मुझे कभी रिकन्सिलिएशन आ गई तो आई ऑलवेज टेक द फिक्स बजट प्रॉफिट। सारे वेरिएंसेस मैं इसके अंदर प्लस माइनस करूंगा, जितने भी वेरिएंसेस उसके अंदर हैं, और मैं आखिरी में उसको रिकनसाइल कर लूंगा एग्जाम के अंदर कभी भी ये रिक्वायरमेंट आती है तो। यहाँ पे एक और इंटरप्रिटेशन बनती है, ये चूंकि रिकन्सिलेशन एक एक्चुअल इसलिए है क्योंकि फिक्स बजट का सफर मैंने फ्लेक्सिबल बजट के वेरिएंसेस उठाया और मैंने रिकनसाइल कर दिया। तो ये याद रखिएगा कि यहाँ पर अब ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो ये कर सकती है कि अगर कोई वेरिएंस उसको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है तो वो बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, और यहाँ पे कोई भी करेक्टिव एक्शंस अगर उसको लेने हो तो वो करेक्टिव एक्शंस को भी ले सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो पूरा आपके सामने मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है या आपको समझ भी आया होगा, इसका पोर्टर के साथ लिंक भी आपको समझ में आया होगा, और आपको ये भी समझ में आया होगा कि किस तरीके से बजटिंग का सवाल आपके पेपर में आ सकता है। आई होप that you will be sharing this video and hope that you will be liking this video. Thank you so much class. अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।